नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। दिल्ली में चुनावों का बिगुल बज चुका है। 70 विधानसभा सीटों के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा, 8 फरवरी को नतीजों की घोषणा होगी। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली के दंगल में झाड़ू, कमल और हाथ, जनता किसके साथ? ये सवाल इसलिए है क्योंकि तीनों ही सियासी दावेदारों के बीच जुबानी जंग तेज है। बीजेपी जहां पर शीश महल और आपदा के नाम पर आम आदमी पार्टी सरकार को घेर रही है, तो आम आदमी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और महिला सम्मान के बहाने दिल्ली का रण जीतने पर दांव लगा रही है। इधर कांग्रेस शीला दीक्षित सरकार के दौरान हुए काम की याद दिलाती है। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव त्रिकोणीय होता हुआ नजर आता है। लेकिन इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए साख का चुनाव है, क्योंकि जो पार्टी दिल्ली में किला फतह कर दूसरे राज्यों में विस्तार करने में कामयाब हुई, वो दिल्ली में एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। वहीं बीजेपी के पास एक बार फिर से दिल्ली में वापसी करने का मौका है, क्योंकि बीजेपी 1998 से दिल्ली की सत्ता से बाहर है। ऐसे में क्या दिल्ली की जनता बीजेपी को मौका देगी? और वहीं जो कांग्रेस, जो दिल्ली की सत्ता में 3 बार काबिज रही, लेकिन पिछले चुनावों में कांग्रेस की हालत सबसे ज्यादा खराब रही। अगर 2 चुनावों की बात की जाए तो कांग्रेस का दिल्ली में खाता तक नहीं खुला। ऐसे में क्या दिल्ली में बदलाव होगा या फिर जनता केजरीवाल को बहुमत का ताज सौंप देगी? चर्चा शुरू करेंगे, सवालों का जिक्र। उससे पहले प्रतिक्रियाएं क्या क्या आई हैं, सुन लेते हैं। दिल्ली के लोग एक बार फिर से अपने परिवार के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देने वाले मुख्यमंत्री को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से उनको 24 घंटे बिजली देने वाले, जीरो बिजली बिल देने वाले नेता को चुनेंगे। और 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बनेगी केजरीवाल जी के। बाकी नई दिल्ली की जनता जिनको धोखा मिला है, यहाँ पे उनके बच्चों को बेरोजगारी मिली है, उनके झुग्गी वालों को आज तक कोई मकान नहीं मिला है, उनको गंदा पानी मिला है, तो लोग कह रहे हैं इस बार का इलेक्शन तो वही लड़ेंगे। हमारी सरकार भारी बहुमत से बनेगी। अभी तो मैं कोई केजरीवाल की तरह एस्ट्रोलॉजर तो हुई नहीं जो ये बता दे कि जो है ना आतिशी जेल जाएगी, संजय सिंह जेल जाएगा, मगर हमारी सरकार बनेगी, इतना ही बता सकता हूँ। आतिशी तुम दिल्ली में हो, मनीष सिसोदिया तुम दिल्ली में हो, अलका दिल्ली में नहीं है, अलका दिल्ली है। ये फर्क है तुम में और हमें, क्योंकि मैं दिल्ली की जमीन पर पैदा हुई, पली बड़ी और 30 साल मैंने राजनीतिक सामाजिक संघर्ष देते हुए दिल्ली को आबाद से बर्बाद होते हुए देखा। मैं दिल्ली हूँ तो मुझे दर्द होता है। दिल्ली वाले आज पीड़ा में है और ज्यादा समय नहीं, अब उंगलियों पर उल्टी गिनती इन दोनों सरकारों की दिल्ली में शुरू हो चुकी है। तो दहाड़ की चर्चा शुरू करने से पहले सवालों का जिक्र। पहला सवाल आज यही रहेगा, दिल्ली का दंगल किसका होगा मंगल? 8 फरवरी किसकी चमकेगी किस्मत? 70 सीट का रण किसका होगा पूरा प्रण? किसकी चलेगी दिल्ली में जनता तय करेगी। बजी चुनावी घंटी, किसकी चलेगी गारंटी? हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता आपसे थोड़ी देर बाद मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता हरमन सिंह हमारे साथ हैं। संजीव कौशिक जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। सौरभ दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर और बरखा त्रेहान जी भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में चर्चा का हिस्सा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले संजीव कौशिक जी, आप ही के साथ शुरुआत करूंगी, क्योंकि जिस दिन नतीजे आने हैं फिर वो मंगल का दिन, मंगल हनुमान जी की कृपा किस पे बरसेगी? आम आदमी पार्टी के अपने दावे हैं कि इस बार फिर से जीत दर्ज करेगी, लेकिन कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी के साथ ना चलती हो। और क्या आम आदमी पार्टी एंटी इनकम्बेंसी को कोई फैक्टर मानती है? देखिए पूर्णिमा, अलग अलग तरीके से देखा जाए तो सारी पार्टी ये दावा कर रही है कि हमारी तैयारी मजबूती से है, लेकिन सच बात यह है कि जो सामने दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से 70 सीटों पर 70 प्रत्याशी सबसे पहले हमने घोषित की। हमने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया। हमने ये क्लियर किया कि हम किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बूढ़े बुजुर्ग, ग्रंथी, पुजारी, जो भी है वो बिल्कुल एजेंडा क्लियर है। सवाल यह है कि जो हमारे सामने दम्भ भरती हुई पार्टी दिखाई दे रही है उसके पास कोई एजेंडा क्लियर है क्या? जो आपदा की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी आपदा तो भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रही है। ना ही कोई चेहरा दिखाई दे रहा है, ना ही कोई नीति दिखाई दे रही है, ना ही कोई एजेंडा दिखाई दे रहा है। तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? एक गालीबाज को सामने रख करके, हमारे मुख्यमंत्री के सामने, एक ऐसा गालीबाज जिसे कुछ दिनों पहले आप चुनाव में इसलिए टिकट नहीं देते हैं लोकसभा चुनाव में क्योंकि वो सदन में बैठ करके अपने ही साथी लोगों को गालियां बकता हुआ दिखाई देता है। उसको आप महिला मुख्यमंत्री के सामने खड़ा कर देते हैं, जो कांग्रेस पार्टी के ही महासचिव महिला के ऊपर बदतमीजी, पहले 10 मिनट के बाद में माफी मांग ली, फिर उसके बाद में हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर। तो ऐसे गालीबाज, ये चुनाव जो है आज के वक्त में काम, हम अपने कामों के आधार पर लोगों के बीच में जा रहे हैं, काम बनाम गालीबाज
बीच में ये चुनाव है और दिल्ली की आधी आबादी इसका फैसला करेगी कि वो इस गालीबाज जिस पार्टी से ये आदमी आता है उस पार्टी को वोट करेगी या सचमुच में पिछले लगातार दिल्ली की जनता की जिस पार्टी ने सेवा की है, जिस पे यकीन है, उसको वो वोट करेगी। लेकिन काम के आधार पर भी तो आकेगी। और फिर बीजेपी तो आपके जो नाकाम रहे हैं, जिन कामों के ऐलान के बाद, उनको जाहिर है कि चुनावी मैदान में लेकर जा रही है। वो लेके ठीक है। हरमन सिंह जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि आज जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी सर, सबसे बड़ी बात कि इलेक्शन कमीशन ने आज सिलसिलेवार तरीके से, रोहन गुप्ता जी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, रोहन गुप्ता जी आपका भी स्वागत करती हूं। लेकिन हरमन सिंह साहब, आज जब इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो सिलसिलेवार तरीके से सभी के सभी शंकाओं को दूर करने की कोशिश की, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि हम कितनी भी कोशिश कर ले, सबकी शंका को दूर कर पाना मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम से लेके, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी से लेके और तमाम जो अनियमितताएं जिसका आरोप लगता रहा है, उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की। फौरन उसके बाद संदीप दीक्षित की प्रतिक्रिया आती है और वो ये कहते हैं कि भाई अभी भी हमको भरोसा नहीं है, जनता को भरोसा नहीं है, इलेक्शन कमीशन आए और क्लैरिफाई करे। क्या कांग्रेस के पास कुछ और नहीं? क्या कांग्रेस के पास कोई जीत का आधार नहीं, जनता के बीच जाने का कोई आधार नहीं, या सिर्फ एक नैरेटिव बना के चलेंगे कि भाई अनियमितता हो रही है और यही वजह है कि हम इलेक्शन में परफॉर्म नहीं कर पाए या कर पाएंगे? देखिए, पहले तो मेरा नाम हरनाम सिंह है, इसको थोड़ा करेक्ट करा इसको क्लियर कर लेती हूँ सर मैं। थैंक यू सो मच। हरनाम सिंह। दूसरी बात, जहां तक अगर दिल्ली के चुनाव की बात है तो हमारे पास बहुत ही स्वर्णिम काल का इतिहास रहा, शीला दीक्षित के 15 साल का और 10 साल के यूपीए 1 और यूपीए 2 का, जिसमें हमने हजारों ऐसे काम किए जो दिल्ली में आज नजर आते हैं। आज दिल्ली में 2 बातों पर चुनाव होगा कि 10 साल में फर्जीवाल ने दिल्ली को कैसे ठगा, अपराधी आरोपी शराब घोटाले के सरगना केजरीवाल ने दिल्ली के कितने भ्रष्टाचार किए, दिल्ली में आज जहरीली हवा क्यों है, प्रदूषण एक्यूआई लेवल 600-700 क्यों है, दिल्ली ठीक है, फिर से कनेक्ट करेंगे हरनाम सिंह जी से और तब तक नाम भी जरा करेक्ट करिएगा। रोहन गुप्ता जी, आपके पास आते हुए, इलेक्शन कमीशन ने आज पीसी में इस एक बात का जिक्र किया कि मर्यादा में रहकर प्रचार करना होगा। आप पहले ही जानते हैं कि रमेश बिदुड़ी की तरफ से दिया गया स्टेटमेंट, भले ही उसको लेकर उन्होंने माफी मांग ली हो, ये कह दिया हो किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर आप लाइन क्रॉस करेंगे तो हमारी नजर आपके ऊपर है। ये बात आप भी जानते हैं कि सर आधी आबादी और आधी आबादी के लिए आप काम कर रहे हैं, इसका आपने एक एग्जाम्पल सेट किया। फिर चाहे आप महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, हरियाणा की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, ऐसी बहुत सारी योजना, और प्रधानमंत्री खुद 4 जातियों में एक जाति महिलाओं के नाम की मेंशन करते हैं। लेकिन ऐसे में अगर इस तरीके के स्टेटमेंट्स आएंगे पार्टी के किसी भी नेता की तरफ से, और वो भी चुनावी मैदान में एक मजबूत चेहरा पार्टी के लिए हो सकता है, अगर वो इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करेगा तो आपको नहीं लगता कि पार्टी को इससे डेंट होगा और पार्टी को इस पर कोई सख्त एक्शन लेके एक मैसेजिंग देनी चाहिए जनता के बीच में कि हम इसके साथ में नहीं? पूर्णिमा जी, बिल्कुल, जो आज चुनाव आयोग ने, चुनाव हमारे कमिश्नर ने कहा, सारी चीजों को हम सबको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। सारी राजनीतिक पार्टी को, वो भाषा के उपयोग की बात हो या जिस प्रकार से एक रेवड़ी कल्चर हो गया उसकी बात हो या ईवीएम के सवाल की बात हो, और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते इन सब चीजों को मैं बहुत गंभीरता से लेता हूँ और स्वीकार भी करता हूँ। आपकी बिल्कुल बात सही है कि इस प्रकार की टिप्पणी से बचना चाहिए कोई भी पार्टी के नेता हो, पर उसके साथ साथ जो लोग आज ईवीएम पे ठीकरा हर बार फोड़ रहे हैं, जितने भी चुनाव आपने देखे हो पूर्णिमा जी, जैसे ही चुनाव खत्म होता है ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना शुरुआत कर देते हैं। आज एक ईवीएम पे ठीकरा फोड़ने की मैं आपको डेट आज देके जा रहा हूं कि 8 फरवरी को इनकी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इंडी गठबंधन के दो बिछड़े हुए भाई मिलकर वापस ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेंगे। नहीं होना चाहिए, देश की संस्थाओं पे सवाल उठाना बंद करना चाहिए। आज मैं आपको महाराष्ट्र का एक एग्जाम्पल दूंगा, वहां के चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से चुनाव संपन्न होने के बाद में 288 बैठक के हर बैठक के 5 बूथ में जो वीवीपैट की स्लिप है और ईवीएम के आंकड़ों को चेक किया, एक भी वोट का डिफरेंस नहीं पाया गया। इतनी मुस्तैदी होने के बाद भी आपकी सिस्टम पे सवाल उठाना मुझे लगता है पहले से ही हार स्वीकार करने के बराबर है। अभी हमारे आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे थे, जो साथी कह रहे थे चेहरा, अरे अरविंद केजरीवाल तो भाजपा के स्टार प्रचारक है। अरविंद केजरीवाल ने सारे उम्मीदवार बदल दिए, उप मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी बदल दी, पर खुद का चेहरा तो बदल नहीं सकते वो, क्योंकि वो जितना घूमते हैं जनता को मालूम ये होगा कि ये ऐसे व्यक्ति है कि जिसने हमारे साथ दगा किया है, 10 साल के वादे को पूरा नहीं किया,
सादे कपड़े पहन के अच्छी भाषा का उपयोग करके शीश महल में रख के जनता के पैसों के साथ धोखा किया। जो आदमी घर पे पानी नहीं पहुंचा पाया वो शराब की होम डिलीवरी करने का वादा किया। जो आदमी ने इमोशनल कार्ड खेला, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि पहला मुख्यमंत्री होगा देश का जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी आई कि आप मुख्यमंत्री का घर पे नहीं जा सकते हो, कोई नीति विषय निर्णय ले सकते हो। उसके बाद उन्होंने राजनीतिक में अपने रेजिग्नेशन का नाटक किया। तो मुझे लगता है ये तो सबसे बड़े स्टार प्रचारक भाजपा के लिए। जितना आप केजरीवाल को घुमाओगे जनता को अपने दिए गए वादों का एहसास होगा कि इस व्यक्ति ने धो किया है, इसको वोट नहीं दे सकते हो। वो यमुना की सफाई की बात हो, वो प्रदूषण की बात हो, वो टैंकर से पानी की बात हो, सारे वादे आप देखिए कि एक सिंबॉलिक तरीके से हर चीज को दिखा के दिल्ली का बेटा होने की बात करके। लेकिन रोहन गुप्ता जी, फिर अगर आप शीश महल का इतना बार बार जिक्र करते हैं सर, शीश महल का बार बार जिक्र करते हैं, तो फिर आतिशी को आकर ये क्यों कहना पड़ता है कि उनके बंगले से उनको बार बार निकाल दिया जाता है? उनके बंगले से उनको बार बार क्यों निकाला जा रहा है सर? अननेसेसरी के मुद्दे ऐसे क्यों लाने जो कि किसी को इनकैश करने का मौका मिले? देखिए, मैं आपको वही कह रहा हूं, एनकेश करने के मौके की बात नहीं, सारे डॉक्यूमेंट देश की जनता के सामने है। कितनी बार उनको ऑप्शन दिए गए, कितनी बार उसका चिट्ठियों का जवाब नहीं दिया, कितनी बार जवाब देने के बाद वापस मुकर गए, ये सबके देश की जनता के सामने है। और ये आम आदमी पार्टी के लिए नई चीज नहीं, इमोशनल कार्ड खेलना। कब तक खेलोगे? आपको पावर दिया है दिल्ली में, आपकी 10 साल सरकार रही है, फिर भी आप विचार रहे हैं। आपकी हर विफलता के लिए कोई और जिम्मेदार है। जब प्रदूषण होता था पंजाब में आपकी सरकार नहीं थी, तब वो लोग जिम्मेदार थे। पानी टैंकर से आ रहा है तो आपका ही जल बोर्ड है और आप ही प्रदर्शन कर रहे हैं। आपकी हर मुसीबत, आपकी हर विफलता का ठिकरा दूसरे पे नहीं फोड़ सकते हैं। अगर आप इतने ही मजबूर है तो मत रहिए शासन में। आपको जब शराब घोटाला करना था तब आप बेचारे नहीं थे, यमुना साफ नहीं करनी थी तब आप बेचारे नहीं थे, आपको जब पैसों का गबन करना था तब आप बेचारे नहीं थे, आपने जब शीश महल बनाया तब आप बेचारे नहीं थे। जब आपको खुद के लिए कुछ करना होता है तो आप बेचारे नहीं है, इमोशनल कार्ड नहीं आता है। और जनता के वादे पूरे करने की बात करें तो आप बेचारा बन जाते हैं। अगर आप बेचारे नहीं होते, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए कौशिक साहब, जवाब दीजिएगा, फिर उसके बाद हरनाम जी आपके पास। जनता को क्यों देखिए पूर्णिमा, झूठ बोलने में इतने माहिर हैं ये लोग। आज ही हमारे नेता ने खोट नहीं होती तो दिल्ली की जनता को केंद्र सरकार रोहन भाई का लाभ आपने क्यों नहीं लेने दिया? लगातार आयुष्मान भारत की बात कर रहा हूँ, वो साथ में ये भी जोड़ रहे हैं कि जो केंद्र की योजनाएं थी उनको आपने दिल्ली में लागू नहीं किया। किसी काम का होता तो किसी काम का होता तो आयुष्मान योजना की बात कर रहे हैं। आयुष्मान योजना के क्राइटेरिया के बारे में उन्हीं से पूछ लीजिए कि क्या 10,000 रुपए महीने तनख्वाह हो उसको ये नहीं मिलता, मोटरसाइकिल वो घर में नहीं मिलता, मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं उसको नहीं मिलता। ये क्या बात कर रहे हैं? ये लोगों को धोखा में रखने वाले लोग हैं ये लोग। मैं शीश महल पे आ रहा हूँ, मैं शीश महल पे आ रहा हूँ। शीश महल आप लोगों के पेट में बहुत मरोड़ है ना। दावे के साथ हमारे नेता ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, सारे मीडिया के लोग कल 11 बजे चले और शीश महल का दरवाजा खुले। दिखाओ कहाँ बार अरे सुन तो लीजिए भाई साहब, क्या की रिपोर्ट में है ना कौशिक जी, क्या की रिपोर्ट में है ना ये सब कुछ। तो मैंने कहा तो सही, क्या की रिपोर्ट में है ना। ज्यादा क्या हो सकता है कि जो बात ये लगातार कहते चले आए, यदि ये बात कही जा रही है कि चलिए मीडिया के साथ और दरवाजा खोलिए और हम दिखाते हैं, और उसी के साथ साथ महाराज के महल में भी चलते हैं, महाराज क्या किस तरह का इस्तेमाल करते हैं उनका भी दिखाते हैं। तो अरविंद केजरीवाल एक वीडियो बना के अपलोड क्यों नहीं कर देते? वो तो करते हैं। और आजकल तो आप लोग एआई का भी बड़ा इस्तेमाल करने लगे हैं सर। आजकल तो टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस हो गई है। क्या चाहिए? नहीं, इससे ज्यादा क्या चाहिए कि पूरे मीडिया को आमंत्रित किया जा रहा है? नहीं, मैं कह रही हूँ कि वो वीडियो बनाए, मीडिया को क्या आमंत्रित करना, वीडियो बनाए पोस्ट कर दे सर। क्या दिक्कत है इसमें? मुझे बताइए, ये कितना आसान काम है। अपना मोबाइल फोन उठाइए, वीडियो बनाइए, क्या दिक्कत है बताइए। मैंने कहा कि हम आपको आमंत्रित करते हैं आपके लिए। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रही हूँ, एक वीडियो बनाए पोस्ट कर दे, सारा का सारा जो है क्लियर हो जाएगा। ये लगातार झूठ महाराज के राजमहल से भी छोटा है। वो जाके देखिए एक बार महाराज किस तरह से रहते हैं। 200 करोड़ का झूमर नीचे कारपेट, ठीक है, एक सेकंड सर, जल्दी से जवाब दीजिएगा। 10 लाख का पेन इस्तेमाल करते हैं वो, 2 लाख की घड़ी पहनते हैं, 2 लाख का चश्मा पहनते हैं। उनसे तो कोई 27 वोटर लिस्ट को लेकर आपने सवाल उठाए थे, वोटर लिस्ट को आपने लेकर सवाल उठाए थे, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने दे दिया, संतुष्ट है उससे। ईवीएम को लेकर जितने आरोप आपने लगाए संतुष्ट है, ईवीएम को लेकर जवाब दे दिया चुनाव आयोग ने। अभी भी शंकाएं बाकी हैं, बाकी होंगी मुझे पता है, अभी भी होंगी, है कि नहीं है? नहीं है। नाम नहीं से सवाल नहीं, आपसे है क्वेश्चन। मैंने नहीं, हमने नाम नहीं सुना है। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो इलेक्शन कमीशन आज आके शेरो शायरी कर रहे थे, हमको मुशायरे में कोई दिलचस्पी नहीं है।
मुशायरा करते रहे। सवाल अभी भी वहीं पे बना हुआ है कि जब इलेक्शन कमीशन का सबरी रिवीजन हो गया तो एक सप्ताह के अंदर में यदि 10,000 वोट 11,000 वोट बढ़ जाते हैं तो ये सवाल पूछे जाएंगे और उस सवाल का प्रॉपर आपको जवाब देना होगा। हमें ठीक है, तो लिखित में दीजिए, उन्होंने कहा लिखित में दीजिए, हम आपको जवाब देंगे। लिखित में दीजिए, फॉर्मल कंप्लेंट फाइल करिए और उसका फॉर्मल जवाब दीजिए। हमारे मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखा, हरनाम जी जल्दी से अपनी बात को पूरा करेंगे सर, हरनाम जी जल्दी से अपनी बात को पूरा करेंगे, फिर बाकी दो मेहमानों के पास जाऊं। सरकार ने दिल्ली को किस तरीके से नर्क और गर्त में ले गए हैं। दिल्ली की जो टूटे रोड है, दिल्ली में जो मेट्रो नहीं बन पाई है, दिल्ली में जो बसों की हालत है, क्लस्टर बसेस, डीटीसी का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, बंटाधार कर दिया है। दिल्ली के एक भी दिल्ली में 10 साल में इन्होंने कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई है, कोई नया कॉलेज नहीं बनाया, कोई नया स्कूल नहीं बनाया, कोई नया हॉस्पिटल नहीं बनाया है। धड़ल्ले से झूठ बोल रहे हैं, दोनों मिले हुए हैं जी, ये दोनों मिले हुए हैं, धड़ल्ले से झूठ बोल रहे हैं। मिले तो वो आपसे हुए हैं, आपके गठबंधन का पार्ट है, वो कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपके गठबंधन के साथी आप कह रहे हैं उनके साथ मिले, बेचारे ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। कांग्रेस के साथ सर, कांग्रेस के साथ इस बार आपने गजब खेला कर दिया, ना घर के रहे ना घाट के रहे। सच में उनके साथ आपने बड़ा खेला कर दिया। भाजपा के कंधे पर बैठ करके अपने अस्तित्व बचाने का प्रयास कर रही है। बीजेपी के कंधे पर बैठेगी, मतलब मैं टेक्निकली और मैं प्रैक्टिकली बात कर रही हूं। कंधे पर बैठे थे क्या? ऐसा नहीं हो सकता है ना, आपके खुद के साथी हैं वो। चुनाव तक कंधे पर बैठे थे क्या? इनकी भाषा देखिए, पहले बैठे थे क्या? आप एक पार्टी, हम एक पार्टी, अलग 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 चुनाव लड़ रहे हैं। अरे एक ही है आप दोनों भाई, दिल्ली में एक ही है, आप दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आपके लिए भारतीय जनता पार्टी फंडिंग कर रही है। 10 साल में आपने कोई काम नहीं किया, आप इतने तिलमिलाए क्यों हैं कांग्रेस से? संदीप दीक्षित के लिए, अजय माकन के लिए पीछे से फंडिंग कर रही है भारतीय जनता पार्टी। मैं तो खुलेआम कह रहा हूं, अरे भैया कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की ताकत से आप हमसे लड़ने आएंगे, दिल्ली की जनता से लड़ने आएंगे। दिल्ली के जनता के लिए यदि कुछ किया हो तो बताइए, पूछिए एक बार भारतीय जनता पार्टी से कि आधी ताकत उनको नहीं मिली है। 700 सीटें लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जिता कर दी है। पूछिए क्या क्या उन्होंने, पूछिए जाके, आप हमसे सवाल पूछेंगे, भारतीय जनता पार्टी से नहीं पूछेंगे। अच्छा सुन तो लीजिए, आपसे पूछेंगे सत्ता में आप तो पहले 10 साल से सत्ता में कौन है? अरे आधी सरकार आधी पावर उनके हाथ में भी है। पार्टी है क्या? सर एमसीडी आपने जीती ना? एमसीडी आपने जीती कि नहीं जीती है बताइए? जीती ना, तो क्या किया? गड्ढों को भर दिया क्या? गड्ढों को भर दिया क्या? 15 साल में कुतुब मीनार से 6 मीटर ऊंचा जो कूड़े का पहाड़ लगा था, हमारे पास जादू की छड़ी है कि गायब कर दे उसको। आपने समय लगेगा, कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है कि हमने जो वादे किए थे वो बिल्कुल कर रहे हैं और खरा उतरते। ठीक है, समय लगेगा, 10 साल से ऊपर का भी समय चाहिए। ठीक है हरनाम जी, थोड़ा सा समय दीजिएगा सर, थोड़ा सा प्लीज समय दीजिएगा। जल्दी से सौरभ जी एक प्रतिक्रिया। ठीक है सर, बोल लीजिए हरनाम जी, बोलिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली में वही लोग, कांग्रेस वाली चमचमाती मेट्रो वाली दिल्ली, बसों वाली दिल्ली, फ्लाईओवर वाली दिल्ली, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी वाली दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाली दिल्ली, जामिया यूनिवर्सिटी वाली दिल्ली, जेएनयू वाली दिल्ली, टीटीयू वाली दिल्ली, एनएलयू वाली दिल्ली। ठीक है सर, पॉइंट टेकन, लेकिन फिर उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सर, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो शून्य पर आप अटके रहे पिछले 2 बार के चुनावों में, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सर। स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा। सिर्फ शीला दीक्षित के कामों के आधार पर जनता नहीं चुन पाएगी सर, ये कहीं ना कहीं कन्विंसिंग मोड में आपको जाना पड़ेगा कि बाकी दो पूरी तरीके से बेकार है और आप ही एक रिप्लेसमेंट है। और आम आदमी पार्टी तो इस बार आपको सर कंपटीशन में गिनी नहीं रही, कह रही है कि सिर्फ बीजेपी के साथ हमारा मुकाबला है। ठीक है, जल्दी से सौरभ जी आपके पास, फिर बरखा जी आपके पास आते हुए। सौरभ दुबे जी, ठीक है, आप, मैं सवाल बस इतना ही लेना चाहती थी। मैं ये समझना चाह रही हूं क्योंकि बहुत सारे मुद्दे इर्द गिर्द, और आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन तीनों ही पार्टियां, एक तरफ बीजेपी 27 साल का सूखा खत्म करना चाहती है, कांग्रेस पिछली 2 बार से शून्य पर नहीं उठी, आम आदमी पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस किया, अच्छी सीटें ली, अच्छा वोट परसेंटेज रहा, लेकिन तीनों कहीं ना कहीं एक अग्रेसिव मोड में दिल्ली के इलेक्शन में नजर आ रहे हैं। कौन किस पर भारी पड़ता हुआ आपको दिख रहा है? देखिए पूर्णिमा जी, आज तारीखों का ऐलान हो गया है और चुनावी मंच अब तैयार हो गया है, और यहाँ पर 3 मुख्य रूप से पार्टियाँ, भारतीय जनता पार्टी जो कि प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली की जो लोकसभा सीटें हैं, 7 सीटें जो है उसने जीती थी। दूसरी पार्टी कांग्रेस है, जो 2 बार से पूरी तरह से अपनी जमीन जो है वो खो चुकी है। सुनने पे भैया मेरे को बोलने दीजिए, बीच में मान लीजिए, थोड़ा सा सुनने की क्षमता रखिए। आपको तो बोल नहीं रहा, मैं कांग्रेस की बोल रहा हूँ, आपकी तारीफ करने जा रहा हूँ। तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी की है, जिसने कांग्रेस की जमीन को हथिया लिया है, छीन लिया है। तो आपने छीनी हुई जमीन आपको मुबारक हो, और आप अब उस पर दोबारा बैटिंग करने जा रहे हैं, तीसरी बार बैटिंग करने जा रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात, अभी बहुत अच्छी चर्चा हो रही थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा
यहाँ पर गंभीर मामला बनता हुआ इसलिए दिखा क्योंकि जब जिस प्रकार से संजीव कौशिक जी ने अपने मुंह से कहा कि चुनाव आयोग शायरी करता रहे, शायरी वायरी करता रहे, देखिए इस तरह की टिप्पणी संघीय ढांचे में कम से कम लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर आप चुनाव आयोग को आप चुनाव आप होना भी चाहिए, पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है। इलेक्शन कमीशन अगर आप इलेक्शन कमीशन का चीफ बैठ करके शायराना अंदाज में शायरी कहे तो शायरी करना गुनाह है क्या सर? आज आप शायरी करना गुनाह है, आप भी करते थे, आप सब सम्मान करते नहीं थे, उसमें करेंगे कोई क्योंकि दिक्कत आप एक नहीं। राजनीतिक पार्टी कमाल की है बात तो है, जनता कैसे विश्वास शायर करेगी? बन रहे हैं, हमने कह देखिए दिया चुनाव आयोग भी एक मंदिर की तरह है, चुनाव आयोग भी एक मंदिर की तरह है, वही चुनाव करवाता है, उसी ने आपको जो 3-4 बार यहाँ सत्ता में बैठाया है, इसलिए कम से कम चुनाव आयोग चुनाव जब होता है तो जनता जिताती है आपको, लेकिन चुनाव आयोग ही तो है ना जो आपको निष्पक्षता से चुनाव पॉइंट पे आते हैं, मुद्दे पर आते हैं सर, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर थोड़ा ध्यान रखना नहीं, पड़ेगा। ठीक है, मुद्दे पर हाँ, अब देखिए मुद्दे की बात यह है कुल मिलाकर के कि जिस प्रकार से दो बातें आ रही हैं, देखिए एक तो मैं मानता हूं शीश महल की बात, शीश महल की बात भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से वो करेगी क्योंकि उसमें एक भ्रष्टाचार का मामला जिस प्रकार से बना है और वो जब तक स्पष्ट नहीं हो जाता बनता है, लेकिन मैं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी के लिए शीश महल का जो मुद्दा है वो जनता के बीच में बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है। गंभीर सबसे मुद्दा क्या है जिस पर आम आदमी पार्टी जीतती हुई आ रही है, वो है बिजली और पानी। ये दो बड़ी चीजें हैं जिस पर आम आदमी पार्टी लगातार से 2 बार से 3 बार से सत्ता में आ चुकी है। अच्छा, बिजली की बात छोड़िए, पानी की पहले आ जाते हैं। पानी की बात पर आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने 2 दिन पहले एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो भी बढ़े हुए जिन लोगों के गलत बिल आए हैं पानी के, हम चुनाव जीतने के बाद उन सारे बिल को माफ करवा देंगे। चुनाव जीतने के बाद अब ये बताइए, प्रश्न यही खड़ा हो गया, क्या आपने जानबूझ करके गलत बिल भेजवाए या आपकी सरकार में रहते, सुन लीजिए, सरकार में रहते इसका मतलब एक जो है अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आपके घर में गलत बिल पहुंच चुका है। क्या ये साजिशन के तहत पहुंचाया गया? और अगर गलत बिल बन रहा था तो आपने उस समय क्यों नहीं रोका? क्या जनता को सिर्फ चुनाव के समय जो ये रेवड़ी बांटने वाला कल्चर बरका जी, ये फ्रीबीज वाला मामला तो है ही, लेकिन फ्रीबीज के साथ साथ आतिशी ने एक बात और कही, मुख्यमंत्री जी ने एक और बात कही और उन्होंने ये कहा कि मैं 2100 रुपए महिलाओं को दिलाकर रहूंगी। जब ये बात 2100 रुपए में महिलाओं को दिलाकर रहूंगी, कब? जब चुनाव जीत जाएंगे तब। बिजली के बिल करेक्ट हो जाएंगे कब? जब हम चुनाव जीत जाएंगे तब। पंजाब में चुनाव जीतने से पहले हम इतना पैसा डालेंगे कब? चुनाव के बाद कुछ नहीं आया। इसी तरीके के ऐसे बहुत सारे ऐलान रहे और फिर इसके बाद इनकी खुद की 2 योजनाएं जिनका इन्होंने ऐलान किया, इनके खुद के डिपार्टमेंट ने उससे सीधे हाथ खींच लिए कि नहीं भाई, हमारे पास ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है। जनता के लिए ये कितना कन्विंसिंग है कि क्या कह रहे हैं और क्या होने वाला है और हमें उसके आधार पर वोट देना है, या अभी भी आम आदमी पार्टी की लहर आपको दिल्ली में नजर आती है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बहुत ही अगेंस्ट हूँ फ्रीबीज के। जो भी ये कहता है, सबसे पहली बात तो वो बिल्कुल झूठ होता है। आखिर देंगे कहाँ से 2100 रुपए? महिलाओं को दें या पुरुषों को दें वो तो भूल जाइए, पुरुषों को तो खैर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन महिलाओं को भी नहीं देंगे। उनको झूठ बताना ये कितना गलत है और एक आतिशी जैसे जिस कैडर पे हैं उनको ऐसे झूठ नहीं परोसने चाहिए वोटर को खरीदने के लिए। दूसरी बात, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पूरे टाइम चलती रही। दिल्ली इलेक्शन बहुत मेन इलेक्शन है, यहाँ पर हमें देखना होगा दिल्ली के वोटर को। मैं तो कहूंगी बिल्कुल देखिए, पोल्यूशन देखिए, करप्शन देखिए, शराब घोटाला देखिए, स्कूलों की जो हालत है बहुत बुरी है, और सबसे बड़ी बात दवाइयों की जो दुहाइयां देते हैं। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ मोहल्ला क्लिनिक में क्या चल रहा है, कितना बड़ा स्कैम है मोहल्ला क्लिनिक। यहां तक कि जब दवाइयां नहीं मिलती तो वहां पे बुला के बोला जाता है मोदी जी ने रुकवा दी हैं दवाइयां। ये फियर जो है ना एक आम आदमी के मन में भरा जा रहा है, हेट्रेड भरी जा रही। मैं तो नहीं कह रही कि बीजेपी को वोट दो या कांग्रेस का, खैर बिल्कुल सफा हो चुकी, वो तो 0 पे है, उनका तो कोई लेना देना नहीं है। और जो कह रहे हो कि कांग्रेस उसके साथ मिल गई है बीजेपी के साथ, तो इंडी गठबंधन तो कांग्रेस और आपका था। ये कैसा मजाक बना के रखा है इन्होंने, तो अपना ही मजाक बना रखा है और इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं। शीश महल के बारे में जितनी भी बातें करी है इन्होंने सब झूठ बोला है। यहाँ तक कि शीश महल की रिपोर्टिंग कर रही थी एक चैनल की एक लड़की, जिनको ये हमेशा कहते हैं महिलाओं को बहुत प्रमोट करते, उस चैनल की लड़की को इन्होंने अरेस्ट करवाया। आप ये देखिए कि वो रिपोर्टिंग भी नहीं कर सकती। अभी कह रहे थे कि अभी संजीव कौशिक जी कह रहे थे कि मीडिया को आमंत्रित कर रहे हैं कि वो अंदर चल के देखें, जो रिपोर्टिंग करे उसके साथ तो आप उसकी अरेस्ट करवा देते हैं, तो बाकियों का क्या हाल करेंगे। लेकिन बड़ी सच्चाई
दिल्ली का वोटर जानता है सड़क कूड़े का ढेर बन चुकी है, गड्ढे, कोई करप्शन का लेवल पार हो चुका है, अब कोई काम नहीं होता, करप्शन इतना बढ़ चुका है। और केजरीवाल ने जब सत्ता में आए तब से झूठ बोला कि मैं कुछ गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। अब देखिए तिलमिलाहट, एक 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 पैनलिस्ट है और उसको भी महिला जिसको बोलने नहीं दिया जा रहा। महिलाओं के मुद्दे पे ये लड़ते हैं, महिलाओं के मुद्दों पे लड़ते हैं। और सीसीटीवी कैमरा कंझावला केस पे देखिए, देख लीजिए, कंझावला केस जब हुआ था, कंझावला केस हुआ था, सीसीटीवी कैमरा की बात हुई थी, तब भी ये बात निकल के आई थी। कहाँ है सीसीटीवी कैमरा? जो है वो भी ऑपरेट नहीं कर रहे। तो आप कैसे, आपने वादे तो कर दिए, हमेशा झूठे वादे करते, पानी के लिए त्राहिमाम, पानी के लिए दिल्ली में त्राहिमाम मचा हुआ था। अभी ड्रेनेज सिस्टम में कितने बच्चे मर गए, यूपीएससी की पढ़ाई करने के लिए बेचारे माँ बाप कौशिक जी, फिर मुझे हेडलाइंस के लिए जाना है, 30 सेकंड में, और यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम में मर गए वो बच्चे। आपको क्या समझना है? सुन लीजिए जल्दी से, 30 सेकंड। पूरे हिंदुस्तान में 20 लाख सीसीटीवी कैमरे हैं। हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान में जितने स्टेट हैं उसके हिसाब से दिल्ली में अकेला 3 लाख सीसीटीवी कैमरा है। इसके बारे में बात नहीं करेंगे, जिसमें से 1 लाख भी काम नहीं करता, 1 लाख भी काम नहीं करता। आप आंकड़े बताने में बहुत स्मार्ट हैं, आपके हमेशा आंकड़े बड़े बड़े होते हैं, और फोटो आप और एडवर्टाइजमेंट सारा। हेडलाइंस के लिए जाना है, मुझे हेडलाइंस के लिए जाना है। सौरभ जी को बहुत आज खांसी आ रही है, पूछना चाहती थी बदलते मौसम का असर है या फिर दिल्ली की आबो हवा से ज्यादा। रोहन गुप्ता जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात का सर जिक्र किया कि जो बजट पेश होने वाला है उस बजट में दिल्ली केंद्रित किसी योजना को आप लागू नहीं करेंगे। इसका सब पर्सपेक्टिव जो मैं समझ पा रही हूं, क्योंकि जिस तरीके के ऐलान हो रहे हैं, ये जिनको हम फ्रीबीज कहते हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उसको लेकर हाथ बंधे हुए चुनाव आयोग के हैं महसूस होता है, क्योंकि मामला कोर्ट के अंदर है। फिर इधर आम आदमी पार्टी खुलकर ऐलान कर रही है योजनाओं के, कांग्रेस ने भी वही किया। प्रधानमंत्री जी को भी रोहिणी की रैली में मैंने सुना, उन्होंने कहा कि भाई जो सब्सिडी मिल रही है दिल्ली वालों को वो बंद नहीं होगी। और ऐसे बहुत सारे स्टेट्स के एग्जाम्पल हमारे सामने जो सर कर्जे के बोझ तले दबे हुए हैं, अब उनके पास पैसा नहीं है, योजनाओं को लागू नहीं कर पा रहे। आपको नहीं लगता कि एक बहुत सीरियस कंसर्न है जिसमें किसी इलेक्शन कमीशन के कहने पर या पार्टीज को समन्वय बनाकर एक साथ बैठकर चर्चा करनी चाहिए कि भाई हम बड़े फायदे की तरफ कैसे देखें, छोटे फायदे की तरफ ना देखने के बजाय? एंड इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। रोहन गुप्ता जी, आई एग्री पूर्णिमा जी, और जो आपने कहा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए चुनाव आयोग ने इस बात को छेड़ा। क्या देखिए, देश में जिस प्रकार की राजनीति, जो फ्रीबीज की राजनीति काफी दिनों से हो रही है, ठीक है, आपने हिमाचल में देखा, कांग्रेस पार्टी ने ओपीएस की बात की, आज करीब 8,000 करोड़ से ज्यादा पैसा आज भी सैलरी का 1.5 साल से बाकी है, ना डियरनेस अलाउंस मिला है, वहां पे कुछ नहीं मिला। जिस प्रकार से आपने देखा होगा, कर्नाटक में एक तरीके से फ्री बस राइड दे दी, अब 15% जो है बसों का किराया बढ़ा दिया गया। तो इस बात ये लेके, क्योंकि आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि जनता को जब जो भी वादे कर रहे हैं वो पैसा कहां से आएगा। जब तक जो सरकार है वो संसाधन जुटाने के अंदर उनकी वो क्वालिटी नहीं है, तो ये जो है उसका तो जो बोझ जो है जनता के ऊपर ही आने वाला है। आज आम आदमी पार्टी बात करिए, जो पहला स्टेट था जो सरप्लस बजट हुआ करता था, ये पहला बजट है जो वहां पे डेफिसिट हो गया वहां पे। तो ये बात कौन सी कर रहे हैं? आपको सिर्फ इस हिसाब से पैसा खर्च करके जनता को बेवकूफ बनाना, तो ऐसे सरकार नहीं चल सकती है। आपको संसाधन जुटाने होंगे, आपको जो वादे हैं उसकी विश्वसनीयता तभी आएगी जब आप संसाधन जुटा के वादों को पूरा करेंगे। और यहाँ पे जिस प्रकार से आप संसाधन की बात जाने दीजिए, उसी से भ्रष्टाचार हो रहा है, उसी से शीश महल बन रहा है, उसी से ये लोग शराब का घोटाला कर रहे हैं। तो कहां से जो देश की जनता या दिल्ली की जनता भरोसा करेगी? अगर उन्होंने ईमानदारी से काम किया होता तो ना शराब घोटाला होता, ना शीश महल बनता। तो ये सारी चीजें जनता देखती है पूर्णिमा जी, कि एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो अपने वादों के हु कैन वॉक द टॉक, जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। हरियाणा में एमएसपी का वादा किया था, किसानों का एक बड़ा इश्यू था, जैसे ही सरकार आई एमएसपी का वादा पूरा किया। महाराष्ट्र, तो आपको समझना पड़ेगा कि हवाई वादे या जुमले और हकीकत में क्या फर्क है, और हर सरकार को अपना आकलन करके ही प्रोमिस करना चाहिए। नहीं तो क्या ये स्थिति सर, क्योंकि आपने हरियाणा का जिक्र किया, वहां कांग्रेस की सरकार है, मैं साथ में कर्नाटक भी जोड़ दूंगी, जब अभी हरनाम जी से मैं सवाल लूंगी तो मैं कर्नाटक भी साथ में जोड़ूंगी, गृह लक्ष्मी योजना का वहां पर क्या हाल है। लेकिन सर एट द सेम टाइम रोहन गुप्ता जी, महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना की आपने शुरुआत की, फिर इसके बाद आप आ जाइए इधर हरियाणा में आपने ऐलान किया। सर हरियाणा और महाराष्ट्र में भी ऐसा नहीं है कि इतना पैसा है,
आप ये समझिए कि कहीं ना हम दूसरे को दोष सब दे सकते हैं, बहुत आसान होता है दूसरे की तरफ उंगली उठाना। मैंने कहा कि क्या हम आपसी सामंजस्य से इस पर काम नहीं कर सकते? मैंने आपको दो चीजें कही, आपने अगर मेरी बात गौर से, मैंने ये नहीं कहा कि योजना नहीं होनी चाहिए। मैं कहीं लाडली बहना योजना, मैं किसी पर्टिकुलर उसके लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि जो भी आप योजना कर रहे हैं वो रियलिस्टिकली पूरी होनी चाहिए। वो योजना पे जनता भरोसा कब करेगी? जब आपके जहां पे भी आपकी सरकारें हैं वहां पे आप पूरी करेंगे। अभी लाडली बहना की आम आदमी पार्टी बात करिए, पंजाब में उनकी सरकार है, कितने साल हो गए? 3 साल हो गए, आज तक वो वादा पूरा नहीं किया, तो जनता भरोसा कैसे करेगी ना? यू हैव टू वॉक दैट टॉक। आपने जो भी वादे जहां किए हैं, अगर आपकी विश्वसनीयता तभी हो जो वादा पूरा करेंगे। नंबर 1, वादा पूरा करने के बाद जो राज्य की तिजोरी है उसपे उसका इंपैक्ट इतना ही हो जाए वो सरकार जिसको मैनेज कर पाए। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, वादा करके उसको टाइम बाउंड मैनर में पूरा करना, और नंबर 2, उसका जो फाइनेंशियल इंपैक्ट है वो आपके एक्सचेकर पे आता है उसको मैनेज करना, जिससे जनता के ऊपर उसका इंपैक्ट ना आए। दिल्ली में क्या हुआ? आज उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर के पास पैसे ही नहीं है। अभी मैं दूसरे एक डिबेट में एक साथी ने कहा कि जो एसटीपी है, जो यमुना साफ करने की 40 एसटीपी है, उसमें से 39 एसटीपी का बजट ही लोग अप्रूव नहीं कर पाए। पैसे लाएंगे कहां से? तो आपको विकास कार्यों का बैलेंस करना होगा और जो जनता की जरूरत है उसको भी पूरा करना पड़ेगा। इसी से जुड़े हुए जल्दी से एक कमेंट लेते हैं, ठीक है, फिर मैं जनता उस पर भरोसा वाइंड अप करूंगी। हरनाम जी जल्दी से आपके पास आते हैं। सर, यही फ्रीबीज भर भर के ऐलान, लेकिन ऐलान पूरा कैसे करेंगे पता नहीं। और बहुत सारे आपकी सरकार भी जहां पर है वैसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने कि हमने चुनाव जीतने के लिए ऐलान तो कर दिए, लेकिन फिर पूरा करने में हम सक्षम नहीं है, राज्य सरकार सक्षम नहीं है। देखिए, कल कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने दिल्ली में आकर हमारे ये लाडली बहन योजना का, जो दीदी योजना का अनाउंसमेंट किया, और वहां उन्होंने आंकड़ों के साथ पेश किया कि कितना बजट इसके लिए लगता है और कितने 1.25 करोड़ जो महिलाएं हैं वो इसका पिछले 1 साल से लाभान्वित हो रही है, जो वहां पर 2100 रुपए उनको मिल रहे हैं। और दिल्ली में हमने 2500 रुपए दिया। दिल्ली का बजट जो है 70,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है, और इसमें समन्वय बनाने की आवश्यकता है। जो समाज से रिलेटेड जो नीचे तबका है, जिस तक अगर लाभ पहुंचाने की बात है तो वो भी देना चाहिए, लेकिन साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम होना चाहिए था, जो कि आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल में फेलियर रही। मेट्रो का जो चौथा फेज चलना था वो फेज उस तरीके से नहीं चला। दिल्ली में जो बसों की फ्लीट आनी थी, जिसमें 10,000 बसें आनी थी, योजना कर्नाटक में लागू कर दी सर क्या? बिल्कुल, गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक में लागू है। पैसा मिल रहा है सर महिलाओं को? 1.25 करोड़ महिलाओं को पिछले 1 साल से पैसा मिल रहा है वहां पर। अच्छा। और ये कल डिप्टी सीएम ने आकर बाकायदा आंकड़ों के साथ अनाउंसमेंट की है। और आप जाकर कर्नाटक में फोन लगाकर, मैं सर नहीं हंस रही हूँ, लेकिन बाकी पैनलिस्ट सब मुस्कुरा रहे हैं, मेरे को मत दोष दीजिएगा सर। इस बार मैं बिल्कुल नहीं मुस्कुरा रही हूँ, मैं बहुत गंभीर चेहरे के साथ हूँ। बाकी लेकिन सब लाइन से मुस्कुरा रहे हैं, पता नहीं, बताइए ना क्यों मुस्कुरा रहे हैं? पूछ लेती हूँ। संजीव कौशिक जी 1 मिनट का टाइमर रखिएगा। कौशिक साहब बताइए, लेकिन साथ ही अपनी भी बात करिएगा सर। यही फ्रीबीज, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रीबी कल्चर कहते हैं अगर कोई लेकर चल रहा है तो वो अरविंद केजरीवाल लेकर चल रहे हैं। टाइमर रखेंगे। पूर्णिमा, हमने कहा कि लोगों को फ्री में पानी देंगे, कैसे दोगे? पैसे कहाँ से आएंगे? बिजली देंगे, कहाँ से दे दोगे? बस में यात्रा कराएंगे, कहाँ से करा दोगे? बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएंगे, कहाँ से करा दोगे? स्कूल बेहतर करेंगे, पैसे नहीं है तुम्हारे पास। हमने सारे वादे किए थे, वो पूरे किए। अब मूल बात क्या है कि हम जो आगे भी वादा कर रहे हैं ना, पंजाब में दे दिया महिलाओं को, बात तो हो जाने दीजिए। पंजाब का बता, 80% पंजाब में जो हमने वादे किए थे, 80% हमने अपने वादे पूरे। अरे बोलने दीजिए, अब कम से कम उसका तो ख्याल रखिए ना। अरे उसका तो ख्याल रखिए आप लोग भाई, उसका तो ख्याल रखिए ना। बरका जी मुझे थोड़ा टाइमिंग का तो ख्याल रखिए, कम से कम बोल दी टाइमिंग के हिसाब से खा गई याद। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो लोग ये बात कह रहे हैं कि हम कहां से 2100 रुपए देंगे, कहां से हम पुजारियों को देंगे, ग्रंथियों को देंगे, सच बात यह है कि जिन लोगों के दिमाग में ये है कि महिलाओं को कहां से देंगे, उन्हीं के परिवार के महिलाओं को अपने अरविंद केजरीवाल और बेटे पे इतना यकीन है कि 25 लाख से ज्यादा महिलाएं रजिस्ट्रेशन करवा चुकी हैं। ये कौन महिलाएं हैं? ये महिलाएं वो है जिसको यकीन है कि ये लड़का बेटा मेरा जो वादा करता है वो पूरा करता है। और डंके की चोट पे मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो वादे जो है वो इलेक्शन जीत के आने दीजिए, जैसे पुराने वादों को हमने पूरा किया था उसको। लेकिन आपने कहा कि महिलाओं को भरोसा है और ये है वो है, लेकिन फिर मौलवी भी पूछ रहे हैं हमारी सैलरी कब देंगे? देंगे ना, नहीं पूछ रहे हैं ना कि वो कहां से देंगे, फिर उन्हें भी देंगे। यही मैंने मना नहीं किया, ठीक है। मेंशन करना जरूरी। पूर्णिमा जी यहाँ पे एक बदल देना चाहूंगी जल्दी से मैम, बताइए अभी आप इन्होंने पुजारी का अभी अनाउंस
अनाउंसमेंट किया, क्या ये वोट मांग रहे हैं कि नहीं, वोट खरीद रहे हैं, ये तरीका है। पुजारी और ग्रंथी मौलवी को दे नहीं रहे, मौलवी को दे नहीं रहे। अभी कुछ दिन पहले ही मैं डिस्कशंस पे थी जहां मौलवी आए हुए थे और बोल रहे थे हमारे पैसे नहीं मिल रहे। तो कितना गुमराह करोगे दिल्ली की जनता को, कितना गुमराह करोगे। जिन माओं को और बहनों को आप कह रहे हैं ना उन अरविंद केजरीवाल पे भरोसा है, उन्हीं सवाल भी उठा रही हैं कि उन पे बिल्कुल झूठ बोलने की बहुत बड़ी आदत है। 5 सेकंड कम करते हैं सौरभ जी, 30 सेकंड्स जल्दी से सर। लगातार जो अभी चुनाव के परिणाम आ रहे हैं उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो या झारखंड हो, जो महिला सत्ता की चाबी जो है वो महिलाओं के हाथ में है। तो महिलाओं के लिए बढ़ चढ़ करके आम आदमी पार्टी ने स्कीम तो ला दी। 4 लाख का डिफरेंस है महिला और पुरुष वोटर में, 4 लाख बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जिस प्रकार से इन्होंने योजना तो ला दी, अब योजना का कितनी अच्छे तरीके से, अरे बीच में मत कूदो यार, बीच में मत कूदो ना भाई साहब। आप एक बात बताइए, आप लोगों ने इतना बड़ा बोर्ड लगा दिया, दूल्हा कौन बनेगा? कौशिक साहब प्लीज, कौशिक जी प्लीज। आपने कहा दूल्हा कौन बनेगा, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, आपने पूछा कि दुल्हन कौन बनेगी? आप सिर्फ पुरुषवादी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों ने अभी से तय कर लिया कि महिला को हटा करके पुरुष को लाना है, अरविंद केजरीवाल को। ये बताइए दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है वो दुल्हन क्यों नहीं बन सकती? और उन्होंने तो खुद ही, ठीक है सौरभ जी, और उन्होंने तो खुद ही ऐलान कर दिया कि मैं ही मुख्यमंत्री हूं, ये क्लियर खुद अरविंद केजरीवाल कर चुके हैं। रोहन गुप्ता जी 20 सेकंड सर दूंगी, आपको जोड़ना चाह रहे थे सर, फिर मैं वाइंड अप करूंगी। रोहन जी देखिए, ये ऐसा दूल्हा है कि इस बार दुल्हन नहीं मिलने वाली है, क्योंकि इस दुल्हा ने जो 10 साल से धोखा दिया है, इस बार कोई दुल्हन नहीं बनने वाली है। क्योंकि जो भी वादे किए, आप सवाल पूछ लो, दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ देंगे। पंजाब में क्यों नहीं गया, जवाब नहीं है। प्रदूषण क्यों है, जवाब नहीं है। यमुना साहब क्यों नहीं, जवाब नहीं है। तो जब सवाल पूछते हैं आप बेटा बोल देते हैं। अरे ये ऐसा बेटा है जिसने सिर्फ 10 साल तक छल किया है, अपने आप को दुल्हा बोले, बेटा बोले। इस बार इमोशनल कार्ड नहीं चलेगा, इस बार गोली नहीं चलेगी। इस बार जनता ने निश्चय किया कि इस बार बदलाव करके रहेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रोहन गुप्ता जी। हरनाम जी, मेरे पास समय नहीं है, समय की कमी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संजीव कौशिक जी, सौरभ दुबे जी, बरकत रान जी, आप लोग चर्चा में शामिल हुए। तो आज जो है वो दिल्ली के चुनावी रण में तारीखों का ऐलान हो चुका है। जाहिर बात है रोज चर्चा होगी, कई मुद्दों पर सियासी बयानबाजी का सिलसिला भी तेज होता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल आज के लिए दहाड़ में इतना ही।